हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को अपलोड किया था, जिसमें मैं पुष्यमित्र शुंग से संबंधित शॉर्ट स्टोरी को बताया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पुष्यमित्र से संबंधित लॉन्ग आंसर को देखने वाले हैं, साथ ही इनसे संबंधित 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यकीन मानिए, आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। इसका आंसर देना है परिचय। सबसे फर्स्ट पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। इनका शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह मौर्य साम्राज्य के सेनापति थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके उत्तर भारत में शुंग वंश की नींव डाली। इनका शासनकाल 36 वर्षों तक माना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग हमें डालना है पुष्यमित्र शुंग के उपलब्धियाँ। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण जाति के थे। इनके बारे में इतिहासकारों ने कहा है कि इन्होंने अपने स्वामी बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें दोषी मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इन्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि बृहदर्थ एक कमज़ोर शासक था एवं अयोग्य था। इसी समय हिंद यूनानी भारत के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में बृहदर्थ जनता की रक्षा करने में असमर्थ था। इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी और पाटलिपुत्र पर यूनानियों के कब्जा करने से बचा लिया। इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने उस समय की परिस्थिति को देखकर जो कदम उठाया, उन्हें बेहतर माना जाता है। उसके बाद हमें पॉइंट डालने हैं कि पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां जो निम्न प्रकार की है। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनकी उपलब्धियां, तो इनके उपलब्धियों के बारे में हम जानने वाले हैं एक एक करके। फर्स्ट जो बनाना हेडिंग वो है मौर्य साम्राज्य का पतन एवं शुंग वंश की स्थापना। ध्यान देना है छात्रों, जब भी आप हेडिंग बनाएं वहाँ पर ब्लैक पेन का प्रयोग करें, साथ ही अंडरलाइन कर दें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह साम्राज्य को बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म को विस्तार करने की प्रेरणा दी थी, लेकिन जब अशोक सम्राट बना तो इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक मौर्य वंश के सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इन्होंने शुरुआत में अत्यधिक हिंसा किया, जिसके कारण अपने साम्राज्य को एक बड़ी सीमा में विस्तार कर पाया, जिसके बाद इन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाने हैं, अशोक ने हिंसा को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिसके कारण इनका शक्ति दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। और जब मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ शासक बना तो अयोग्य एवं कमज़ोर था, जिसके कारण इनके राज्यों पर अन्य शासकों द्वारा कब्जा कर लिया जाने लगा। इस समय यवनों ने इनके राज्य पर अधिकार करने में लगा था, जिसको देखते हुए इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर दी और एक अलग वंश शुंग वंश की स्थापना की। इसका सेकेंड पॉइंट हमें बनाना है, वो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदर्थ की हत्या। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदर्थ की हत्या कैसे किया, तो यह माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदर्थ का हत्या करने के लिए सेना का प्रदर्शन देखने के बहाने बुलाया। इसी दौरान उनका हत्या कर देता है, जिसके बाद इनके सैनिकों ने पुष्यमित्र शुंग को अपना राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने पद को संभालने के बाद सबसे पहले इन्होंने अपनी सेना को मजबूत बनाया, जिसके बाद उन सभी राज्यों को अपनी साम्राज्य का हिस्सा बनाया जो मौर्य वंश के कमजोरी के चलते किसी और राजा ने कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार से पुष्यमित्र ने सभी राज्यों को मगध के अधीन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यानी इसमें यह कहा गया है कि जब यह शासक बना, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपनी सेनाओं को मजबूत किया और मौर्य साम्राज्य के कमजोरी के चलते जो राज्य अन्य राजाओं के अधिकार में था, उन्हें वापस पुष्यमित्र शुंग ने वापस लिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद भारत में दोबारा वैदिक सभ्यता को बढ़ावा दिया। इस समय जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था,
इनके भय से वैदिक धर्म की ओर लौटने लगे। इसका तीसरा हमें जो पॉइंट बनाने हैं वो है यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो मानी जाती है वो भारत पर यवनों का आक्रमण था। यवनों ने पंचाल तथा मथुरा को जीत लिया और पाटलिपुत्र तक पहुंचने ही वाला था कि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को चित्तौड़ से खदेड़कर बाहर कर दिया। कालिदास की पुस्तक जो है मालविका अग्निमित्रम है, ठीक है। मालविका अग्निमित्रम से यह हमें जानकारी मिलती है कि यवनों और पुष्यमित्र सिंह के पोतों के बीच युद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब अश्वमेघ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के दक्षिण तट तक पहुंच गया तो वहां इस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा को यवनों ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी उन्हें पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध दोनों के बीच हो गया। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग के पोते वसुमित्र ने यवनों को पराजित कर दिया और पुनः उस यज्ञ को संपन्न किया। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है साम्राज्य विस्तार। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत के पश्चिम भाग पर विजय प्राप्त कर लिया। पुस्तक दिव्यवादन तथा लामा तारानाथ के विवरण के अनुसार यह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने साकल पर भी अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, जो यवन शासक अपना राजधानी बनाया था। इस प्रकार उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। अब भी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर विदिशा कर दी गई। V.A. स्मिथ का यह कहना है कि पुष्यमित्र शुंग को कलिंग के शासक खारवेल का भी सामना करना पड़ा था, जिसने मगध पर आक्रमण किया था। कुछ विद्वान इस बात को नहीं मानते हैं। पुष्यमित्र शुंग अपने 36 वर्ष के शासन में बिखरते मौर्य साम्राज्य को विस्तृत किया और शुंग वंश का नाम दे दिया। इसका जो लास्ट पॉइंट हमें बनाने हैं वो है धार्मिक नीति। पुष्यमित्र शुंग के धार्मिक नीति जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। पुष्यमित्र शुंग शासक बनने के बाद दोबारा से वैदिक सभ्यता को बढ़ावा दिया। यह एक ब्राह्मण थे, जिसके कारण विद्वानों ने कहा है कि जैसे ही यह शासक बना यह अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त कर लिया और इन्होंने शासक बनने के दौरान 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। इतिहासकारों का यह मानना है कि यह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था, जिसके कारण बौद्ध धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। दिव्यवादन के अनुसार यह भी कहा गया है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की हत्या करवाई तथा यह भी घोषणा कर दिया कि प्रत्येक बौद्ध के एक सिर के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा दिए जाएंगे। यह घोषणा कर दिया था कि जैसे स्वर्ण मुद्रा होता है, मतलब इनाम के रूप में 100 स्वर्ण मुद्रा दिया जाएगा अगर एक बौद्ध का सर लाता है तो। लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध का कट्टर विरोधी नहीं था। इन पर जो बौद्ध धर्म की हत्या का आरोप लगा है वो इसलिए लगा है क्योंकि बौद्ध लोग यवनों का समर्थन कर रहे थे। ये लोग पुष्यमित्र के आंतरिक रूप से यवनों को जानकारी देता था, जिसके कारण पुष्यमित्र ने बौद्ध धर्म पर अत्याचार किया। इसके बारे में सही प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह कहा गया है कि अगर पुष्यमित्र बौद्ध धर्म का अत्याचार करता तो उस समय वह बौद्ध धर्म के लिए स्तूप का निर्माण नहीं किया होता, लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए उस समय स्तूपों का निर्माण करवाया। इसलिए इससे यह पता चलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म पर अत्याचार नहीं किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे यह लाभ होगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको जैसे पता होगा कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। दूसरा क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? तो वीरहदर्थ की हत्या करके, मौर्य सम्राट वीरहदर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तीसरा जो है वो है शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से जगह इसका आंसर पाटलिपुत्र दिखाता है, लेकिन पाटलिपुत्र
जो था वह मौर्य साम्राज्य का राजधानी था, लेकिन जब शुंग वंश अपना अलग वंश स्थापित किया उसके बाद पाटलिपुत्र से बदलकर विदिशा कर दिया। इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, विदिशा ही आपको सही आंसर मानना है। चौथा इसका है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस यूनानी शासकों को पराजित किया था? तो इसका होगा मिनांडर। 5 क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये होगा चेदी वंश से संबंधित था। 6 क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आप इसको ध्यान में रखना है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो पटना के नाम से जाना जाता है। 7वां क्वेश्चन है कि मालविका अग्निमित्रम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। कालिदास ने ही मालविका अग्निमित्रम पुस्तक लिखे हैं। 8वां क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? 8वां इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये है कालिदास को कहा जाता है। 9 का है पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट वीरभद्र की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कब की थी? इसको भी याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट की हत्या कब की? तो 185 ईसा पूर्व में, और उसी समय इन्होंने अपनी शुंग वंश की स्थापना की थी। 10वां क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो 2 बार करवाए थे। किससे? तो पुरोहित मतलब पुजारी होता है, पतंजलि की सहायता से। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 11वां है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? महाभाष्य जो पुस्तक को लिखा है वो पतंजलि ने लिखा है।